हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेटलर्जी। और हम कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत और प्रक्रम जो किसी भी धातु के निष्कर्षण के लिए काम में आता है। ओके, इनिशियली हम इस चैप्टर पर 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं आपके पास में, वो आपको कैसे उपलब्ध होती है। और दूसरे लेक्चर में हमने पहली स्टेप को सीखा कि कोई भी धातु आपके पास में है, कोई भी और अयस्क आपके पास में है, तो आप उसका सांद्रण कैसे करोगे। सांद्रण को करने की 4 विधियां थी जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक सेपरेशन देखा, हाइड्रोलिक वॉशिंग देखा, हमने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देखा, और लास्ट हमने प्रोसेस देखा जिसको हमने लीचिंग के नाम से जाना। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी। सेकंड स्टेप क्या थी कि और को, जो भी आपका अयस्क है, उसकी सांद्रता करने के बाद उसमें से आप धातु को कैसे अलग करोगे। तो उसको, धातु को अलग करने की विधि आज हम सीखेंगे। और हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे कि जो भी आपकी धातु कर्म होता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल होता है, उष्मागतिकी जो होती है उसमें क्या रोल प्ले करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करती है इस चैप्टर में, ये भी हम सीखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। ये जो हमारा आज का लेक्चर है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये आज हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों? क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई का एग्जाम हो, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जिसको हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं, और एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है सांद्रिक अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण एवं धातु कर्मकी का उष्मागतिकी सिद्धांत। टॉपिक का नाम है कि जो आपने लास्ट लेक्चर में और को कॉन्सेंट्रेट कर दिया था चारों तरीकों से, ठीक है, उसके बाद आप उसमें से मेटल को कैसे अलग करोगे, वो आज का टॉपिक है। और मेटल को अलग करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी धातु कर्मकी है, मेटलर्जी है, उसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है। तो हम उस लेक्चर में आज हम उसका उष्मागतिकी सिद्धांत, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करें? चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सांद्रिक अयस्कों के अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। तो बच्चों, निष्कर्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले सांद्रिक अयस्क से धातुओं को पृथक्करण करने के 2 मुख्य पद होते हैं। कौन सी 2 स्टेप्स में आप काम करोगे, देखना। पहली स्टेप होती है कि जो भी आपको धातु मिली है ना, आप उसका सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करो। ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद आप उस ऑक्साइड का क्या कर दो, आप चयन कर दो। तो 2 स्टेप में हम यहाँ पर काम करेंगे। तो पहले समझना, जो धातु का निष्कर्षण होता है, मैं धातु के निष्कर्षण की बात करूं तो धातु का जो मेरा निष्कर्षण है वो परिवर्तन करने के लिए अपचयन होना आवश्यक है। धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित जो आपके अयस्क थे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर थे, का अपचयन होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अपचयन करना बहुत जरूरी है। अपचयन किए बिना आप उसको मेटल उसमें से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपके सल्फाइड के ओर होते हैं ना, सल्फाइड के ओर मतलब आपके सल्फाइड के अयस्क, उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड की ओर में, क्योंकि ऑक्साइड ओर्स का अपचयन करना आपका ज्यादा आसान है। तो इसमें कितने मुख्य आप देख सकते हो, कितने पृथक्करण है यहाँ पर, 2 मुख्य पदों में इसका पृथक्करण होता है। दो मुख्य पदों में इसका पृथक्करण होता है। तो पृथक्करण को हम इसके 2 मुख्य पदों में यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको सांद्रिक अयस्क मिला उसमें से अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से आपको मेटल को अलग करना है। ठीक है, मेटल को अलग करने की 2 तरीके हैं। पहले तो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। ऑक्साइड में करने के बाद आप क्या करो, उस ऑक्साइड का धातु में
अपचयन कर दो। तो पहली विधि क्या है, उसका ऑक्साइड में परिवर्तन, और बाद में जो आपको ऑक्साइड मिला है ना उसका आपको धातु में अपचयन। तो बेसिकली जो आपके सल्फाइड के ओर्स होते हैं ना उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, या जो आपके कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और उस ऑक्साइड में से धातु को अपचयन करके निकालना बहुत ही आसान अभिक्रिया है। तो ध्यान रखना, जो आपकी सेकंड स्टेप होती है कि ओर का कंसंट्रेशन करने के बाद हमको करना क्या है, पहला उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद हम उसमें से क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेप क्या है, ऑक्साइड में परिवर्तन। अब जब मैं ऑक्साइड में परिवर्तन की बात करती हूं तो ऑक्साइड में परिवर्तन भी दो विधियों के द्वारा होता है, एक को हम बोलते हैं निस्तापन और दूसरे को हम बोलते हैं भर्जन। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान में रखिएगा। निस्तापन और भर्जन, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आ रहे हो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है, निस्तापन और भर्जन हम किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों तरीके हैं ना, ये आपको जो और मिला है, जो आपको सांद्रित अयस्क मिला है, जो सांद्रित अयस्क मिला है उसको क्या करना है, आपको ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, उसका ऑक्साइड बनाना है। तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने की दो विधियां हैं, या तो मैं निस्तापन करूं या मैं भर्जन करूं। निस्तापन का मतलब होता है कैल्सिनेशन, भर्जन का मतलब होता है हमारा रोस्टिंग। ठीक है, अब मेन बात समझना, इन दोनों में फर्क क्या है। जब अपन कैल्सिनेशन की बात करेंगे ना तो इसमें क्या होता है, गर्म करने की आवश्यकता होती है, और ये बेसिकली आपके कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है निस्तापन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और किन के लिए होता है, कार्बोनेट वाले ओर होता है ना, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर मतलब जिनके पीछे CO3 आता है उनके लिए किया जाता है, उनके लिए निस्तापन की अभिक्रिया, प्रक्रम बोल सकते हैं हम क्योंकि एक प्रोसेस है। निस्तापन का प्रक्रम किया जाता है। ओके, अब मैं भर्जन की बात करती हूँ, रोस्टिंग की। इसमें O2 की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा भर्जन जो होता है, रोस्टिंग, उसका प्रयोग हम सल्फाइड अयस्कों के लिए करते हैं। तो यहां पर निस्तापन को और भर्जन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्तापन का मतलब हुआ कैल्सिनेशन, भर्जन का मतलब हुआ रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में कोई भी चीज आप गर्म करोगे तो गर्म करने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप कैल्सिनेशन करोगे तो ध्यान रखोगे कि कैल्सिनेशन हमेशा किसका होता है, कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट वाले ओर्स का होता है, जिसके फॉर्मूले में पीछे CO3 आता है। अगर मैं रोस्टिंग करती हूँ तो रोस्टिंग क्या होगी, हमेशा उन ओर्स की होगी जिसमें सल्फाइड आएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका निस्तापन और भर्जन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन हुआ क्या, निस्तापन में आपको गर्म करने की आवश्यकता होती है, गर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। निस्तापन में क्या होता है बच्चों, यहां पर गर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी चीज जिससे वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील मतलब जिनकी वेपर बन सकती है, वाष्पशील पदार्थ यहां पर क्या होते हैं,
आपके निष्कासित हो जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है निस्तापन। क्लियर? अब जब निष्कासित हो गया तो बचेगा क्या? धातु का ऑक्साइड शेष रह जाता है, और हमको धातु का ऑक्साइड ही चाहिए। कौन रह जाता है? धातु का ऑक्साइड शेष रह जाता है। रिएक्शन समझना, Fe2O3.XH2O, आपने इसको गर्म किया, ये आपको देता है Fe2O3 प्लस H2O X में। ठीक है, दूसरा उदाहरण लो, ये हुआ पहला। दूसरा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को मैंने गर्म किया, मुझे मिला ZnO प्लस CO2। तीसरा उदाहरण लो, CaCO3 MgCO3, CaCO3.MgCO3, क्या कर दो? गरम कर दो। क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका CaO MgO और प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर मैंने निस्तापन की बात की है। निस्तापन का क्या मतलब होता है? निस्तापन का मतलब होता है बच्चों कैल्सिनेशन। ध्यान से समझना, निस्तापन की अभिक्रिया जब भी करोगे ना तो गर्म करने की जरूरत है। तो जितनी भी रिएक्शन लिखो, देखो मैंने यहाँ पर डेल्टा का साइन लगाया है। इस डेल्टा का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर इसको क्या कर रही हूँ? मैं इसको हीट कर रही हूँ। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है ना, जब किसी चीज को आप गर्म करोगे तो वेपर्स बनेगी, तो जो चीज वाष्पशील होगी वो निष्कासित हो जाएगी, और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? आपका ऑक्साइड बच जाएगा। क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमने जो अयस्क सांद्रण के बाद हमने हासिल किया है, प्राप्त किया है, हमको उसका ऑक्साइड में कन्वर्जन करना है। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, इसमें से करना क्या है? मुझे धातु को अलग करना है। तो धातु को अलग करने के लिए मैं क्या करूंगी? उसको पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगी, फिर उस मेटल के ऑक्साइड से मुझे क्या मिल जाएगा? जो मेटल मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी पहली स्टेप जो हमने की थी। अब ये दूसरी स्टेप है। बीच में एक तीसरी स्टेप और होती है कि हमको जो धातु चाहिए ना, वो प्राप्त करने से पहले हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो यहाँ पे शुद्धिकरण की एक और स्टेप आएगी। ठीक है, मेटल मिलेगा, उसको प्योरिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल मेटल मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान तो क्या रखो, निस्तापन करेंगे तो हम हमेशा कोई ना कोई चीज को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। गर्म करने पे कोई भी चीज होगी तो जो वाष्पशील होगी वो वाष्प बनके निष्कासित हो जाएगी, और जो बचेगा शेष वो क्या बचेगा? ऑक्साइड बचेगा। तो कुल मिला के जो आपका निस्तापन की अभिक्रिया है वो किसके ऊपर अप्लाई होगी? वो सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगी जिन ओर्स में, जिन अयस्कों में कार्बोनेट आएगा। क्या आएगा? कार्बोनेट आएगा। देखो Fe2O3.XH2O, इसमें भी कोई कार्बोनेट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये Fe2O3 देगा। मिल गया आयरन का ऑक्साइड। इस आयरन के ऑक्साइड से मैं क्या कर सकती हूँ? आयरन को ऑब्टेन कर सकती हूँ। आगे बढ़ो, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है, CO3 आ रहा है, गरम किया, क्या देगा? जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? जिंक का ऑक्साइड ZnO होता है, ऑक्साइड बन गया, यहां से भी मैं मेटल को निकाल सकती हूँ। ओके, आगे बढ़ो, CaCO3.MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों का मिक्सचर है तो दोनों कार्बोनेट। गरम किया, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। इधर मुझे मिल गया कैल्शियम का ऑक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम का ऑक्साइड। इधर मुझे मिल गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। दोनों मिल गए ऑक्साइड, और ऑक्साइड से मैं क्या कर सकती हूँ? मेटल को निकाल सकती हूँ। तो ये तरीका था कैल्सिनेशन, निस्तापन, कि कैसे कार्बोनेट ओर को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। तो एक ही सिंपल तरीका है, जो कार्बोनेट का ओर है उसको गर्म कर दो, हीट करने पे आपको ऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। क्लियर? तो पहली विधि है निष्कासन। तो देखो यहाँ पर आपके पास में एक आधुनिक परावर्तनी जो हमारे पास में, तो ये सब हमारे पास में आधुनिक तरीके हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका भर्जन। भर्जन का मतलब होता है आपका रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग के स्टेप्स देखो। पहली स्टेप, भर्जन में जो आपका अयस्क होता है वहां पर वायु की नियमित क्या होती है?
आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे तापमान पर भट्टी में गर्म किया जाता है। किसमें गर्म किया जाता है? भट्टी में गर्म किया जाता है। तो ये तो हुआ इसका पहला पॉइंट जिसमें मैंने आपको भर्जन की परिभाषा बताई। अब बच्चों, भर्जन आपका एक ऐसी प्रक्रम है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अयस्क वायु की नियमित आपूर्ति, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ना, उसको लिमिटेड रखा जाता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जो भी धातु का गलनांक होता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके नीचे, उसको नीचे वाले तापमान पर, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम तापमान पर आप उसको एक भट्टी में गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और बार बार मैं एक ही बात कह रही हूं कि जो भर्जन है वो विधि आपकी कौन से अयस्कों के लिए होती है? सल्फाइड के अयस्क के लिए होती है। सल्फाइड अयस्क के भर्जन, सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन का प्रक्रम होता है। तो हम क्या समझे कि ये विधि हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? हम उनका भर्जन करेंगे। ये भर्जन किसका करेंगे हम? सल्फाइड के ओर्स का। भर्जन किसका होगा? सल्फाइड के ओर्स का। जैसे कैल्सिनेशन कार्बोनेट के ओर्स का था, सल्फाइड के ओर्स का हम रोस्टिंग करेंगे। रेगुलर सप्लाई नहीं देंगे ऑक्सीजन का, लिमिटेड सप्लाई रखेंगे और हमेशा जो भी धातु का मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी उसका गलनांक होगा, टेम्परेचर हमेशा उससे कम रखेंगे। क्लियर? उधर वेपर बन रही थी, इधर कोई वेपर नहीं बनेगी। इतना क्लियर बच्चों? चलो तो आगे हम सल्फाइड के कुछ उदाहरण लेके करते हैं कि कैसे सल्फाइड ओर की रोस्टिंग आप करते हो। तो यहाँ पर तो बच्चों आप देखते हैं कि रोस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स की सल्फाइड ओर कैसे नियमित सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आपको मेटल का ऑक्साइड देंगे। तो देखो यहाँ पर उदाहरण हमारे पास में 3 उदाहरण है, जिंक सल्फाइड का, लेड सल्फाइड का और कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखो जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड में अगर आपने 3O2 मिलाया तो ये आपको दे देगा ZnO और साथ में SO2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2ZnO, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 2ZnS। बैलेंस है, सल्फर 2 करने हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गए 6। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो हमारे 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। ये था पहला उदाहरण। दूसरा लेड का। लेड भी क्या देगा आपको? PbO देगा और SO2 गैस देगा। अब जिंक, लेड और तीसरा उदाहरण होता है आपका CuS का, कॉपर सल्फाइड का। इसमें भी आप O2 को मिलाओगे Cu2S में O2 को मिलाओगे तो यहां बन जाएगा CuO और SO2। ठीक है, क्वेश्चन अब यहां पर क्या है कि जब आप सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो किस किस काम के हैं और जो प्रोडक्ट मिले उनसे हम आगे फर्दर क्या प्रोसेस करेंगे। अब ये तो आप समझ चुके कि जो आपका भर्जन की अभिक्रिया है जिसको मैं रोस्टिंग बोल रही हूँ, वो रोस्टिंग कौन से ओर्स के लिए है? वो उन सांद्रित अयस्कों के लिए हैं जो आपको सल्फाइड ओर के रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिल रहे हैं? ये आपके सल्फाइड ओर है। ठीक है, अब आपको इनको ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन के सप्लाई में आप अब इनको हीट नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने किसी भी एरो के ऊपर ट्राइंगल का साइन नहीं लगाया, लेकिन कैल्सिनेशन में लगाया था, तभी वहां पे कुछ चीजें वाष्पशील पदार्थ बनकर निष्कासित हो रही थी, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है। अब मैंने यहाँ पे 3 सल्फाइड लिए हैं, ध्यान से देखिए। जिंक का सल्फाइड, दूसरा लिया है मैंने PbS लेड का सल्फाइड, और तीसरा मैंने लिया है कॉपर का सल्फाइड। इतना क्लियर है? तीनों को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना शुरू हुआ।
रिएक्शन होगी, जिंक जिंक ऑक्साइड बनाएगा, लेड आपका लेड ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। ये मिल गए मुझे तीनों के ऑक्साइड जो मुझे चाहिए थे। ये तीनों के क्या मिल गए? ऑक्साइड। क्योंकि हमारी सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है हमको उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करना है ताकि उस ऑक्साइड से हम धातु का निष्कर्षण कर सके। साथ में देखो यहाँ पर सल्फ सबके साथ क्या फॉर्म हो रही है, क्योंकि सब में एस 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 है ना, तो सब में एस 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 मिलके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हर केस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये तो हो गई आपकी रोस्टिंग की प्रोसेस। अब इस रोस्टिंग की प्रोसेस में ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ध्यान से देखना, ये जो आपका कॉपर बना है, जो बच्चों आपका Cu2S है, ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फाइड है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं परावर्तनी भट्टी, ठीक है। अगर इस कॉपर सल्फाइड को आपने इस परावर्तनी भट्टी में गर्म किया या लोहे को आपने गर्म किया, लोहे के सल्फाइड को, जैसे आपने लोहे को गर्म किया, तो आप देखोगे कि इसमें सिलिका भी प्रेजेंट होती है। वो जो आपकी परावर्तनी भट्टी जब हम बनाते हैं उसमें सिलिका मौजूद होती है, तो सिलिका का मतलब होता है आपका SiO2, ठीक है। तो जब हम इसको परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं तो आपको पता है कि ये जो FeO है ना, ये आपका SiO2 के साथ रिएक्शन करके आपको देता है FeSiO3, और ये FeSiO3 और कुछ नहीं बल्कि आपका रेसिड्यू होता है, और इस रेसिड्यू को हम बोलते हैं धातुमल, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। सेम चीज अगर कॉपर के साथ होगी ना, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका कॉपर मेट। आयरन के केस में धातुमल और इसके केस में तांबा कॉपर मेट के रूप में आपको प्राप्त होगा अगर आपने उसको SiO2 के साथ रिएक्शन करवाई है। तो अगर आपका कॉपर ऑक्साइड है, अगर वो SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CuSiO3, तो ये किस रूप में मिलेगा? ये आपको कॉपर के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अभी आपने रिएक्शंस देखी, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन है, ये मेरी सेकंड रिएक्शन है। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई, रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जब भी आप, चाहे जिंक सल्फाइड हो, चाहे कॉपर सल्फाइड हो, चाहे आपका लेड सल्फाइड हो, आप तीनों को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, ऑक्साइड बनने के साथ साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है। इस SO2 का हम क्या करें? तो बच्चों इस SO2 का प्रयोग हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं। ये जो SO2 यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, SO2 का प्रयोग हम क्या बनाने में करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में करते हैं। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले रोस्टिंग करना, भर्जन करना, मतलब ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में उसको हीट करना। जितने भी आपके सल्फाइड्स हैं वो आपके ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में SO2 भी बनेगी। उस SO2 को हम क्या कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हमने काम में लिया। अब अगर इसी चीज को हम एक परावर्तनी भट्टी में हम गर्म करेंगे तो परावर्तनी भट्टी में हमारे पास में SiO2 होता है जिसको हम बोलते हैं सिलिका। जब भी इसके साथ आयरन का ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो ये आपको देता है FeSiO3 जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू की फॉर्म में धातुमल। क्लियर है? चलिए, अब ऑक्साइड तो मिल गया, लेकिन जो ऑक्साइड मिला है उसको निकालने के लिए, धातु को उसमें से निकालने के लिए उसका अपचयन करना पड़ेगा। तो अपचयन अब देखो कैसे होगा। जब किसी ऑक्साइड का हम अपचयन करवाते हैं क्या करते हैं? जब किसी ऑक्साइड का हम अपचयन करवाते हैं तो हमको दो चीजें चाहिए अपचयन करवाने के लिए। कौन कौन सी? या तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो C या फिर CO। या तो हमें चाहिए कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना क्लियर है? जब किसी ऑक्साइड का हम अपचयन करवाते हैं
तो ऑक्साइड को अपचयन करवाने के लिए, उसका रिडक्शन करने के लिए, या तो वो कार्बन की प्रेजेंस में होगा, या तो उसको कार्बन के साथ गर्म करो, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करो। तो देखो एक जनरल रिएक्शन क्या होगी उसके लिए, ध्यान से समझना। बच्चों हमारे पास में कोई भी ऑक्साइड, हमको मेटल का ऑक्साइड मिला है, ठीक है, तो उसको जनरली मैं लिख सकती हूँ MxOy। M का मतलब मेटल है, O का मतलब मेटल का ऑक्साइड जो आपको पहले मिला, ZnO भी मिला, PbO भी मिला, है ना, CuO भी मिला, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। तो जनरली कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले लो, X और Y मतलब यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। करना क्या है, इस MxOy को कार्बन के साथ गर्म किया, क्योंकि कार्बन क्या है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपको क्या देगा XM प्लस YCO। ये एक जनरल रिएक्शन है कि कुछ धातुएं तो कार्बन की प्रेजेंस में बहुत आसानी से अपचित हो जाती हैं, उनका अपचयन हो जाता है। तो ये होगा आपका मेटल का ऑक्साइड। उस मेटल के ऑक्साइड को आपने क्या किया, कार्बन के साथ गर्म किया, कार्बन के साथ गर्म करने पे आपको मिल गया वो मेटल और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिला, मेटल मिला और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। तो अगर आपको अपचयन करना है ऑक्साइड का तो उसमें क्या मिक्स कर दो, या तो कार्बन मिक्स कर दो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स कर दो। आगे देखिए, ये मैंने बोला ये रिएक्शन सिर्फ कुछ ही मेटल्स के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। पहला पॉइंट, कुछ धातुओं को, मतलब धातुओं के ऑक्साइड्स को आसानी से अपचयित किया जा सकता है। कैसे अपचयित करेंगे, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन सारे ही कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में आपके रिड्यूस नहीं होंगे, तो अगर वो रिड्यूस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ऊष्मा गति के कुछ मूल धारणाएं हैं जो हमें धातु कर्मीय परिवर्तनों में सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, उसके थ्रू होगी, ठीक है। तो कुछ के अपचयन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धातु कर्मिकी का ऊष्मागति सिद्धांत समझना होगा। देखो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर था ना, जो आपका सांद्रण अयस्क था, उसमें से हमने ऑक्साइड तो बना लिया। अब लास्ट स्टेप मुझे क्या चाहिए, मुझे मेटल चाहिए। मेटल चाहिए तो मेटल के लिए आपको जो ऑक्साइड आपको मिला है उसका अपचयन करना पड़ेगा। जब आप मेटल का अपचयन करते हो, मेटल ऑक्साइड का, तो मेटल आपको कुछ मेटल्स के लिए तो आसानी से मिल जाता है जब आपने उसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया, और जिनके लिए नहीं मिलता है, जो थोड़े से टिपिकल है, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मेटलर्जी का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, ऊष्मागति सिद्धांत जो होगा उसको समझना पड़ेगा। तो यहां पर हमको क्या करना है, इसका जैसे MxOy है, MxOy क्या है, आपके मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है। तो इस मेटल के ऑक्साइड के लिए कौन अपचायी कर्मक काम करेगा, अपचायी कर्मक क्या होगा, इसका अपचायी कर्मक क्या होगा, ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको इसमें गिब्स एनर्जी का मतलब होता है गिब्स की ऊर्जा, गिब्स की ऊर्जा को समझना होगा। किसको समझना होगा, हमको गिब्स ऊर्जा को हमको यहां पर समझना होगा। जो आपका तापीय अपचयन होता है,
उसकी समानव्यता के लिए जो आपकी गिब्स एनर्जी है वह कैसी होती है, वो आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है। MXOY को जिन मेटलों ने मतलब MXOY को कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड ने जिसके लिए सिंपली कर दिया, उनके लिए तो हम सीधा उसमें कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देंगे। लेकिन कुछ के लिए क्या होगा, अपचायी कर्मक हमें नहीं पता, उसके लिए हमें नहीं पता कि अपचायी कर्मक कौन सा लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर हमको इसके लिए गिब्स ऊर्जा को समझना होगा। तापीय अपचयन की समानता के लिए जो गिब्स एनर्जी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो मतलब वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इतना क्लियर है। तो किसके लिए कौन सा अपचयक हम प्रयोग में लें, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। किसका, मेटलर्जी का। मतलब जो आपकी धातु कर्मकी है उसके लिए आपको उसका उष्मागतिकी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो उष्मागतिकी सिद्धांत है इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स जो है आप अपने प्रीवियस केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है आपका उसमें आप पढ़ चुके हो, रासायनिक बलगति में। वहां पर आपने एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी इन टॉपिक्स पर चर्चा की है। तो उसको और डिटेल में ना ले जाते हुए हमारा मेटलर्जी में ये प्रिंसिपल कहाँ काम आएगा हम उसको समझते हैं। ओके, तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कैसे काम करेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल फॉर मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एक ये जनरल इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में से अगर आप पढ़ चुके हो या आपने 11th क्लास में भी आपने जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर ये इक्वेशन किसी ना किसी रूप में आपको काम में आई होगी। ठीक है। तो इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए ही हम इस चैप्टर में जो एक डायग्राम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एलिंगम डायग्राम। वो एलिंगम डायग्राम के ग्राफ ही हमको बताएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो किस टेम्परेचर पर होगी या फिर नहीं होगी। ओके, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अपचयक को हासिल करना। तो देखिए कैसे ये प्रक्रिया काम करेगी। तो इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी को निम्नलिखित समीकरण द्वारा बताया जाता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बोला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी, इस डेल्टा जी का क्या मतलब होता है बच्चों, गिब्स एनर्जी, मतलब गिब्स की ऊर्जा। ठीक है। इस प्रक्रम में जो डेल्टा एच है वो क्या है, एंथैल्पी। टी क्या है, टेम्परेचर। और एस क्या है, डेल्टा एस होती है आपकी एंट्रोपी। इतना क्लियर है। ये स्टेटमेंट, ये समीकरण, ये इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किसके लिए है, ये गिब्स एनर्जी के लिए आपका स्टेटमेंट है। इस गिब्स एनर्जी के स्टेटमेंट में जो डेल्टा जी होता है मेरा वो गिब्स की एनर्जी होती है, जो डेल्टा एच होता है वो मेरी एंथैल्पी होती है, टी मेरा टेम्परेचर होता है, डेल्टा एस मेरा एंट्रोपी होता है। तो यहां पर डेल्टा एच को मैं लिख देती हूं एंथैल्पी, टी को हमने लिख दिया टेम्परेचर और डेल्टा एस को हम लिख देते हैं एंट्रोपी। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। तो इस इक्वेशन को हम ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। जब समीकरण में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा केवल तभी जो भी अभिक्रिया होगी वो अग्रसर होगी। डेल्टा जी निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋणात्मक हो सकता है। वापस समझना, मैंने बोला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हो गया मेरा गिब्स एनर्जी का समीकरण। अब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन तभी होगी, रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगी, अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी
कब बढ़ेगी? जब ये जो डेल्टा जी है ना, ये आपका हमेशा ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी ऋणात्मक होना मतलब नेगेटिव होना। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन आगे बढ़ती है, फिजिबल होती है या रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो हमको ये बताया है कि डेल्टा जी नेगेटिव किस किस केस में होगा। तो देखो, यदि डेल्टा एस धनात्मक हो, टी के बढ़ने से टी डेल्टा एस का मान भी बढ़ जाएगा। तो जब ये डेल्टा एच टी डेल्टा एस से छोटा हो जाए तो उस केस में हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली कंडीशन देखो, अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से कम हो जाए, अब ये इससे कम है तो आप इसको माइनस करोगे, जब आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब आपकी एंथैल्पी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंट्रोपी से क्या हो? एंट्रोपी से कम हो। तो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से कम होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी गिब्स एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। डेल्टा जी जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में आपको O2 का डेल्टा जी और तापमान के साथ एक वक्र दिया हुआ है, एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ है। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है? ये ग्राफ आपका डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इसको समझने से पहले हम सारे पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे पॉइंट क्या है, यदि दो अभिक्रियाओं के युग्मन के परिणाम स्वरूप समग्र अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए तो अंतिम अभिक्रिया संभव हो जाती है। ऑक्साइड के विरेचन के लिए इस प्रकार के युग्मन को, अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि आपने दो अभिक्रियाएं करवाई, ठीक है, दो रिएक्शंस आपके पास में हुई, उन दोनों रिएक्शंस के जो आपके रिएक्टेंट्स है ना, ठीक है, उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, रिएक्टेंट 1 को और रिएक्टेंट 2 को, तो आप ये देखते हो कि जो डेल्टा जी का मान है ना वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक है तो इसका मतलब अभिक्रिया संभव है। ये चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसमें हमको वेरिएशन बताया जाता है गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में कर्व को। तो डेल्टा जी और डेल्टा टी के बीच में, डेल्टा जी वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है, जो आपका वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं। तो एलिंगम डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं? जी वर्सेस टी के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे कि ये वक्र जो है ये क्या क्या बता रहा है। जो आपको डायग्राम मैंने अभी दिखाया, एक बार हम पहले पॉइंट्स को समझते हैं, दोबारा हम उस डायग्राम पे जाएंगे, तो पहले आप पॉइंट्स को समझिए। यह वक्र उन ऊर्जा परिवर्तनों के लिए खींचे जाते हैं जो 1 मोल ऑक्सीजन की खपत होने पर होते हैं। ये जो ग्राफ बन रहा है ना एलिंगम डायग्राम का, ये उनके लिए होता है जिनके साथ आप देखोगे 1 मोल ऑफ O2 जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, गिब्स ऊर्जा का प्रथम आरेखी निरूपण HJT एलिंगम द्वारा किया गया। ये ऑक्साइड के अपचयन में अपचयक के चयन के लिए प्रबल आदान प्रदान करता है, इसलिए एलिंगम आरेख के नाम से जाना जाता है। एलिंगम डायग्राम इसको क्यों बोला? क्योंकि क्या है कि आपने देखा कि जब हमको किसी ऑक्साइड का अपचयन करवाना होता था तो हमने उसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया, लेकिन वो सबके लिए संभव नहीं था। तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी नहीं करेगी, तो इसकी पूरी रिसर्च किसने की? जेटी एलिंगम ने की। तभी इसके डायग्राम का नाम क्या है? एलिंगम आरेख या फिर एलिंगम डायग्राम इस डायग्राम का नाम है। ऐसे आरेख हमें किसी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना को बताने में सहायता करते हैं। अपचयन होगा या नहीं होगा ये आपको इसी डायग्राम से पता चलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एग्जाम हो, इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में। ओके, तो देखिए अगले पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड अपचरण के दौरान विघटित हो जाता है और अपचायक इस ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। पहली रिएक्शन देखना, कोई भी ऑक्साइड आपने लिया, MXO क्या देगा? MX + ½ O2 देगा, है ना।
अपचायक की भूमिका डेल्टा जी नोट का इतना अधिक ऋणात्मक मान देती है जिससे दो अभिक्रियाएं यानी अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का अपचयन के डेल्टा जी का योग ऋणात्मक हो जाए। हमको क्या करवाना है, कुल मिला के ये जो डेल्टा जी नोट है ना, इसको ऋणात्मक बनाना है। तो ऋणात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो रिएक्शंस को मिक्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन मैंने क्या लिखी, मैंने इस ऑक्साइड को विघटित किया, डिकम्पोज किया मेटल और ऑक्सीजन में, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर। सेकंड है, यदि ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा किया जाए तो अपचायक का उदाहरण बी होगा। अब मैंने बोला कि मैं ऑक्सीडेशन कैसे करवा रही हूं, कार्बन के द्वारा, अपचयन कार्बन के द्वारा। तो कार्बन जब हाफ O2 के साथ मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, अब CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो सकता है, जब हाफ C को हाफ O2 के साथ रिएक्शन कराया तो वो CO2 भी देगा। तो ये हो गई इक्वेशन CO की, ये इक्वेशन हो गई आपको CO2 बनाने की। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ अपचायक। अब अगली अभिक्रिया देखिए, जब इस MXO में आप C मिलाओगे तो ये आपको XM + CO देगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 4th। ये कैसे आई, ये मैंने 1 और 2 को जोड़ा है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, हमारे पास में MXO था, हमने उसको तोड़ के लिखा M + ½ O2, ये इक्वेशन 1 थी ना। दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या किया था, कार्बन में ½ O2 जोड़ा तो इसने CO दिया। क्लियर है, इसको मैं XM कर देती हूँ, ये इक्वेशन 2 थी। चौथी इक्वेशन प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 और 2 को जोड़ा। तो 1 और 2 को जोड़ो, देखो MX में C जुड़ जाएगा तो XM बन जाएगा, CO बन जाएगा, ½ O2 इधर है और उधर है तो इस ½ O2 से ½ O2 कट जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, अब 1 और 3 के युग्मन से हमको क्या मिलेगा, देखो 3 वाली क्या थी, 3 वाली में आपने ½ C और ½ O2 से CO2 बनाया था, ये थी इक्वेशन नंबर 3। पहले हमने 1 और 2 को ऐड किया तो हमको ये मिली। अब हमने क्या किया, हमने 1 और 3 को ऐड किया, तो 1 और 3 को ऐड करने से ही 5th इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गई। तो देखो MXO में ½ C जुड़ा तो XM बना और CO2 आपका बना, और यहाँ पर क्या होगा, इस अभिक्रिया में ½ CO2 आपको यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ½ CO2 ये बनाएगा, ½ CO2 CO2, ऑक्सीजन आपके हाफ है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर मुझे इसको 1/2 करना पड़ेगा और मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मिली 1 और 2 के एडिशन से, ये आपको मिली 1 और 3 के एडिशन से। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचायक के रूप में प्रयोग करो। अब क्या करो, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, कार्बन को नहीं ले रहे, तो CO + ½ O2 CO2 देगा। दूसरी अभिक्रिया में MXO में CO जोड़ा तो XM और CO2 आपको मिल गया। क्लियर, अब देखिएगा अभिक्रिया 1.4 से लेके 1.7 तक आपके पूरे अपचयन की प्रक्रिया को दर्शाती है। तो आप देखोगे कि इसका मान अगर नेगेटिव होगा तभी ये रिएक्शंस हो पाएंगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा जी नोट ऋणात्मक के लिए सहायक होता है और तापमान चुना जाता है जिस पर दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रम मानों का योग ऋणात्मक हो। दो रिएक्शंस आप लेके चल रहे हो यहाँ पे, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2। आप रिएक्शन को ऐसे करवाते हो कि जब दोनों रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स को आप ऐड करो तो डेल्टा जी का मान क्या है, ऋणात्मक हो, क्योंकि जब डेल्टा जी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन फिजिबल होगी, रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो पाएगी। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो रिएक्शन आपकी नेगेटिव नहीं होगी, रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेल्टा जी के और टी के मध्य जो आपका वक्र है उसको हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं। अभी हम दोबारा एलिंगम डायग्राम को देखेंगे। डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है तो MXO का अपचयन संभव हो जाता है। यह निर्धारित करता है कि जो आपकी ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन नीचे की द्वारा प्रदर्शित होता है या नहीं। यदि अंतर अधिक है तो अपचयन आसानी से होगा। ठीक है, इस बिंदु से दोनों डेल्टा जी नॉट के मान में अंतर ये निर्धारित करता है कि आपका रिडक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर अंतर अधिक है तो अपचयन आसानी से होगा। अब मैं बढ़ती हूँ एलिंगम डायग्राम की तरफ, जो मैं आपको मैंने आपको यहाँ पर शो किया। तो देखिए ये एलिंगम डायग्राम आपका कैसे वर्क करेगा।
ये आपका एलिंगम डायग्राम है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ग्राफ है डेल्टा जी और टी के बीच में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रही हूँ जिसके थ्रू हम ये जान पाएंगे कि ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो डेल्टा जी वर्सेस टी के डायग्राम को हमने बोला एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम को हम बोलते हैं एलिंगम आरेख, ठीक है। डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ है। डेल्टा जी की वैल्यू देखो कैसे चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, क्योंकि डेल्टा जी हमको नेगेटिव ही चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। डेल्टा जी की वैल्यू होती है बच्चों किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर की वैल्यू होती है आपकी डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी गिवन है। 0 से लेके 400, 800, 1200, 600 आपको रिएक्शन दी हुई है। अब समझना, इस रिएक्शन में सबसे पहले 1000 और 1100 पे आपकी दो रिएक्शंस दी हुई है, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जाके इस ए पॉइंट पे आपके मिल रहे हैं। तो ए पॉइंट आपका एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ये दोनों रिएक्शंस क्या होंगी, फिजिबल होंगी, ठीक है। पहले देखो कॉपर का ग्राफ है, फिर आयरन का ग्राफ है, बीच में आपकी C+O2 की लाइन है। ये वाली आपकी 200 से 300 में C+O2 CO की लाइन है। फिर CO और O2 मिलके CO2 दे रहा है, ये 600 से शुरू हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड की लाइन आपकी यहां पर है। तो कुल मिला के जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर 3 ही गैप में बन रहा है, ये टेम्परेचर पर, और तीसरा आपका है CO और O2 का 500 पर। तो कुल मिला के -300 से लेके -500 की रेंज ऐसी है जिसपे आपका ये डायग्राम वर्क कर रहा है। और 300 और 400 के बीच में देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो कौन कैसा अपचयक होगा ये आपका एलिंगम डायग्राम डिसाइड करेगा, ठीक है। इस एलिंगम डायग्राम में कोई भी कर्व है तो पहले आप उसको देखोगे, अगर वो रिएक्शन उसके ऊपर आ रही है तो वो अपचयक की तरह काम करेगा, अगर रिएक्शन ऊपर नहीं आ रही है तो वो अपचयक की तरह क्रिया आपकी नहीं करेगा। तो एलिंगम डायग्राम से ही हम बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसका रिडक्शन होना पॉसिबल है या नहीं है। तो एलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बताऊंगी। तो हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमने आज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़ा और कैसे हम ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे ये हमने सीखा। तो हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ जो होंगे हमारे एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड। तो बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।